तो भारत के लॉकडाउन का आज 36वां दिन है और हम हर एक दिन लगातार कोविड-19 से जुड़ी देश और दुनिया की सभी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अपने घर में सेफ रहें और जो भी आपके संशय, जो भी आपके सवाल हैं, वो हमारे इन खबरों के जरिए आप जान सकते हैं। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं अंजलि इष्टवाल और खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से जुड़ी खबर के साथ, जहां पर कोरोना के अब कुल मामले अगर हम देखें तो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 3000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है और कंटेनमेंट जोन्स अब 100 का आंकड़ा छू चुकी हैं, जो कि एक चिंता की बात है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक नया हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है, यानी शाहीन बाग में ही ये दूसरा कंटेनमेंट जोन बन गया है। और दिल्ली में कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर दिल्ली सरकार का कहना है कि ये बड़े कंटेनमेंट जोन और कोरोना टेस्ट के नतीजों में देरी की वजह से हो रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ बैठक में ये मुद्दा उठाया। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मिस्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इस बात की चिंता जाहिर की थी कल जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, सारे जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आला पुलिस अधिकारी भी थे। बोला गया कि पूरा का पूरा रेड जोन क्यों तब्दील होता जा रहा है दिल्ली, क्योंकि जो सरकार की स्ट्रैटेजी है उसे रेड जोन से ऑरेंज जोन में लाने की और ऑरेंज जोन में ग्रीन जोन में लाने की है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली में लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कल रात को भी 200 से ज्यादा केस जो हैं वो टेस्ट पॉजिटिव किए गए। लेकिन जब बात खुली तब ये सामने है कि जो दिल्ली की जो टेस्टिंग है, जो सैंपलिंग हो रही है, वो तेजी से हो रही है, लेकिन जो इनके रिजल्ट्स हैं वो देरी से आ रहे हैं। कहीं कहीं केसेस में, जैसे जहांगीरपुरी में केस में एक जगह 31 लोग टेस्ट पॉजिटिव हुए, एक जगह 46 लोग टेस्ट पॉजिटिव हुए, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स जो है वो अभी तक नहीं आए। 14 दिन बीत जाते हैं कि रिपोर्ट्स नहीं आती हैं। तो यानी जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक ये जो लोग हैं मतलब क्योर भी हो गए होंगे, ठीक भी हो गए। तो ये मुद्दा जो है वो उठाया गया और ये भी बोला गया कि प्राइवेट प्लेयर्स को बोला जाए कि वो चिप इन करें ताकि जो बैकलॉग है उसे क्लियर किया जाए। यही नहीं, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, उन्होंने खुद माना कि जब दिल्ली में कंटेनमेंट जोन बनाई गई थी तो बहुत जल्दी में बनाई गई थी, जिसके कारण बहुत बड़ी बड़ी कंटेनमेंट जोन बन गई हैं। कई कंटेनमेंट जोन में लाख लोग जो है वो शामिल हैं। बेशक से दिल्ली पुलिस बाहर से बैरिकेडिंग करती है, लेकिन जो अंदर की मूवमेंट है, इंटरकनेक्टिविटी मूवमेंट है, वो वहां पर रोक नहीं पाई जा रही है। यही वजह है कि अब ये सजेशन दिया गया था कि सभी कंटेनमेंट जोन को सेग्रीगेट किया जाए और छोटी छोटी पॉकेट्स में उसे तब्दील किया जाए। और सीआरपीएफ की खबर का रुख करते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ को भी डिप्लॉय किया गया है दिल्ली में कोविड-19 के लॉकडाउन के समय में, और 46 सीआरपीएफ के जवान अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के मयूर विहार में तैनात 31 बटालियन है। सभी जवान मंडोली स्थित क्वारंटीन सेंटर में भर्ती किए गए हैं। सीआरपीएफ की 31 बटालियन के करीब 1000 जवान क्वारंटीन हो गए हैं, क्वारंटीन कर दिए गए हैं। और अगर कल का जिक्र करें तो सफदरजंग अस्पताल में सीआरपीएफ के एक जवान की मौत भी हो गई है। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव, चिंता की बात है कि जो लोग तैनात हैं इस वक्त कोरोना से लड़ने के लिए, उन पर ही इस बीमारी का कहर टूट रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, सीआरपीएफ के लिए बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। एक जवान की जो है, एक सब इंस्पेक्टर की जो है मंगलवार को सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई, कोरोना की वजह से मौत हो गई। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि वो हाइपरटेंशन और डायबिटिक के मरीज थे, लेकिन बावजूद कोरोना से उनकी मौत हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात करें, देश में जितने सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, इवन आर्म फोर्सेज की बात करें, तो ये पहला मामला है कि एक जवान की मौत कोरोना की वजह से होती है। और उसके वजह से, एहतियात की वजह से आप अगर देखें तो पूरे एक बटालियन को, जिसमें एक पूरा बटालियन मयूर विहार में है 31 बटालियन, उसको जो है क्वारंटीन कर दिया गया है। यानी वहां पर ना तो कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। मेडिकल इमरजेंसी एक कह सकते हैं कि जो भी जरूरत है वही जा सकता है। और पूरे सारे जो जवान है वहां पर तैनात है, सबकी जांच की जा रही है। और अब तक जो नतीजे जो सामने आए हैं, यहां पर जो है
45 जवान जो है पॉजिटिव पाए गए। इस 31 बटालियन की बात करें, एक और जवान है जो कोरोना पॉजिटिव है सीआरपीएफ का, वो अहमदाबाद में तैनात है। लेकिन बावजूद सीआरपीएफ का ये कहना है कि एक बहुत चिंता वाली बात है और एहतियात के तौर पर जो भी कदम उठाए जाने थे वो उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि सीआरपीएफ हेडक्वार्टर की तरफ से साफ तौर पर कहा कि जवानों के मनोबल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो पहले की तरह कोरोना के खिलाफ जो अपनी लड़ाई है वो जंग में सामने खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि उस लड़ाई में जरूर जीतेंगे। कुछ इस तरह की बातें जरूर सामने आएगी जिसके इतने जवान जो कह सकते हैं कि कोरोना से संक्रमित हो गए, लेकिन बावजूद उनके हौसले, उनके जज्बे में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो उम्मीद यही करते हैं कि वो 1000 जवान जो क्वारंटीन किए गए हैं वो ठीक रहें। और अब दिल्ली की बात करते हैं और माफ कीजिएगा पूरे देश की बात करते हैं, क्योंकि अब नया डेटा आ गया है सामने। तो कोरोना में जो कुल मामले हैं वो अब तक कुल पॉजिटिव मामले 31,332 हो गए। और 24 घंटे में अगर नए मामलों की दर देखें तो हमारे 1897 नए मामले सामने आए हैं। 73 मौतें हुई हैं जो कि अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हैं। 24 घंटों में 73 मौतें। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी परिमल का। परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिमल, ये आंकड़े बड़ी दिलचस्प बात पेश कर रहे हैं। नंबर्स तो बढ़े हैं, कोई दो राय वाली बात नहीं है। और 73 का नंबर, शायद पिछला 59 था हाईएस्ट एक दिन में मौत का 24 घंटे में, 73 का आंकड़ा छू गया। लेकिन जब हम इसको ओवरऑल जांचते हैं तो मौत का दर जो है क्लोज्ड केसेस में वो 11.5% है, जो लगातार घट रहा है। और रिकवरी रेट, जैसा कि आपने भी भेजा है, वो 24.5 पहुंच गया है, जो कि लगातार इंप्रूव करते हुए अब काफी अच्छा पहुंच गया है। तो इस आंकड़े का क्या मतलब निकालें, क्योंकि चिंताजनक तो दिखता है अगर हम सिर्फ नंबर देखते हैं 73। नहीं, चिंता होनी भी चाहिए शशांक, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा वाकया नहीं हुआ है, मौका नहीं हुआ है जहां पे 50 से ज्यादा डेथ हुई हो 24 घंटे में। इससे पहले कल 62 डेथ हुई थी, उससे पहले 59 डेथ। तो बहुत कम मौके ऐसे आए जहां पे 50 से ज्यादा डेथ हुई हो। तो ये सबसे ज्यादा डराने वाली बात है कि 24 घंटे में 72 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। रिकवरी रेट भी सुधर रहा है। लेकिन पिछले 10 दिनों से अगर तुलना करें इसकी, तो 19 तारीख को जितने मामले थे उससे दुगुने मामले आज पहुंच गए। 15,000 के आसपास उस दिन मामले थे, अब 31,000 के आसपास है। डेथ की बात भी करीब 500 के आसपास थी, 560 के आसपास, अब डेथ भी दुगुना है। लेकिन रिकवरी रेट उस दिन करीब 14 के आसपास था, आज वो 25 के आसपास है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जब आंकड़े बढ़ते हैं, मरने वालों की तादाद बढ़ती है तो चिंता पैदा करती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि दूसरे देशों से तुलना करके लगातार ये सरकार बताती आई है कि हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि 30 जो देश हैं जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं, उसमें बहुत बेहतर स्थिति में, वहां पे 84 गुना तक ज्यादा मामले आए थे। डेथ की बात करें तो 200 गुना ज्यादा डेथ हुए थे भारत से। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और अभी तक की फिलहाल ये कोई स्थिति ऐसी नहीं है जहां पे हम ये बता पाए कि यहां पर जाके मामले थम जाएंगे। यानी उस बात का हमें अभी भी इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर ये आंकड़ा कहां पर जाके रुकता है। तमाम एजेंसियां अपनी काम में लगी हुई हैं, काम हो रहा है, लेकिन ये आंकड़ा कहां पर जाकर थमेगा, फिलहाल कह पाना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया परिमल। इस वक्त की बड़ी खबर ये भी है कि दिल्ली के आसपास सटे हुए राज्यों के जो बॉर्डर्स हैं उस पर सख्ती बरती जा रही है। खास तौर पर फरीदाबाद का जो बॉर्डर है वहां पर उसे सील करने के बाद जिला उपायुक्त ने ये आदेश दिया है कि 3 मई तक ये बॉर्डर सील रहेंगे। और आसपास के जिलों और दिल्ली से कोरोना का खतरा है, इसलिए जो भी लोग दिल्ली से वापस आते हैं फरीदाबाद, वो 12 बजे तक पहचान पत्र के साथ एंट्री कर सकते हैं। और ये भी सिर्फ आज के लिए ही है कि 12 बजे तक आज जितने भी ये एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं वो 12 बजे तक अपने आईडी से एंट्री कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद उन्हें भी एंट्री नहीं दी जाएगी। और सिर्फ केंद्र की तरफ से जो स्पेशल केसेस में अगर कोई
पास दिया जाएगा तो उससे अनुमति दी जाएगी, और जो मेडिकल वैन्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, उन्हें अनुमति रहेगी इस दौरान भी। हमारे साथ मोहम्मद गजाली जुड़ गए हैं। गजाली, ये अगर हम कल भी इस पर चर्चा कर रहे थे, अगर हम देखें तो दिल्ली को एक तरीके से अब हॉटस्पॉट मान लिया है, जो जितने भी साथ में जुड़े हुए राज्य भी हैं उन्होंने, तो वो उनका मानना है कि दिल्ली से दूर रहना है। अब ऐसे में जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, क्या उन्हें भी किसी भी तरीके की अनुमति नहीं मिलने जा रही है इस दौरान? जी देखिए शशांक, पासेस के थ्रू जो है एसेंशियल, एक तो जो आपके डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, कॉलेज, बैंक कर्मी, ये अपना पहचान पत्र दिखा के आज 29 तारीख के 12 बजे तक तो आना जाना कर सकते हैं। लेकिन एसेंशियल सर्विसेज के अलावा थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ये है कि बिना पास के आप नहीं आना जाना कर सकते हैं किसी भी सर्विस के हों, क्योंकि पहले भी हरियाणा ने बहुत क्लियरली कहा हुआ है कि पिछले 10-15 दिनों में करीब 18 केसेस ऐसे ट्रेस किए गए हैं हरियाणा में जो दिल्ली से संक्रमण फैलने की उसमें आशंका रही है, जो कंफर्म्ड है, आशंका भी नहीं है। तो हरियाणा ने अपने सारे बॉर्डर सील करने का फैसला किया। सबसे पहले ये शुरू हुआ झज्जर और दूसरा जिला है अपना सोनीपत, सबसे पहले सोनीपत से शुरू हुआ, और अब जो है जितने भी इलाके हैं अपने दिल्ली से जुड़े हुए हर जिले के, उनको बंद किया जा रहा है। इवन की जो कच्चा रास्ता भी है किसी जिले का लगता हुआ गांव का इलाका है, उसको भी बंद किया जा रहा है। तो फिलहाल 3 मई तक तो बहुत सख्त ऑर्डर है, क्योंकि हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने दिल्ली को ये कहा भी था कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉय हरियाणा के रहने वाले हैं उनके रिहाइश का भी इंतजाम आप कीजिए। तो अभी और सख्ती देखी जा सकती है, क्योंकि हरियाणा में केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इन सब के बिना पर जो है ये फैसला लिया गया है कि आप अपने आई कार्ड दिखा के, प्रेस कर्मी हैं या बहुत एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है, तो आप सेंटर से जो पास इशू हो रहे हैं उसके थ्रू मूवमेंट कर सकते हैं। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो फरीदाबाद ने अपना बॉर्डर सील कर दिया है, आने जाने पर मना की है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो व्हाइट हाउस से जुड़ी हुई है। अमेरिका से ये खबर जुड़ी हुई है, लेकिन भारत का कनेक्शन क्या है वो हम आपको बता देते हैं। व्हाइट हाउस ने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को अपने ट्विटर हैंडल से अनफॉलो कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि इसी महीने 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल को फॉलो किया था, और वो ऐसे पहले नेता बन गए थे दुनिया के जिसको व्हाइट हाउस ने फॉलो किया था। लेकिन अब ये 3 यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, इन तीनों को अनफॉलो कर दिया है व्हाइट हाउस ने। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर सिंह का रुख करते हैं। उमा, अब ट्विटर पे कौन किसको फॉलो करता है? वहां से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आपको बता दें कि फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये कि व्हाइट हाउस ने आज सुबह की ये खबर है जिसमें उन्होंने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को अनफॉलो कर दिया अपने ट्विटर हैंडल से। और अभी 10 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी, वो पहले ऐसे नेता बने थे जिसको व्हाइट हाउस ने फॉलो किया था, लेकिन अब इन तीनों को ही अनफॉलो कर दिया है और 20 से आंकड़ा घटकर अब 13 पर पहुंच गया है जिनको कि फॉलो किया है। और हम आपको बता दें कि लगातार ट्विटर पर कौन किसे फॉलो करता है इसको लेकर के ये चर्चा बनी रहती है, लेकिन अब ये डिप्लोमेसी का भी पार्ट हो गया है। और चौंकाने वाली बात ये है कि क्या ट्विटर पे फॉलो न करना या करना, ये इसके ऊपर भी कोई पॉलिसी रहती है, कोई नीति बनती है, कोई रूल्स बनते हैं? ये पॉलिसी शायद अंजलि ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक इशारा जरूर होता है कि आप किसके करीब हैं और किसको आप अभी दूर से ही आप दूर रहना चाहते हैं। किसी भी नेता को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, फॉलो करना या न करना, ये भी अब क्या डिप्लोमेसी हो गया है? ट्विटर डिप्लोमेसी है ये?
जी बिल्कुल अंजलि, देखिए व्यक्तिगत तौर पे देखें तो कौन किसको फॉलो करता है नहीं करता है ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन क्योंकि 10 अप्रैल को जब ये जानकारी आई थी कि व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो किया है, तो ये जानकारी आई थी कि दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं जिनको व्हाइट हाउस ने फॉलो किया है। तो अब जब व्हाइट हाउस ने अनफॉलो कर दिया है तो जाहिर सी बात है क्योंकि वो खबर बनी तो ये भी बात संज्ञान में आई है। इसके पीछे बहुत सारे जो नुआंसेज हैं वो देखे जाएंगे आगे आने वाले समय में, लेकिन इतना जरूर है कि वो समय था जब ये फॉलो करने वाली बात सामने आई, जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात जो है वो भारत के सामने थी। अमेरिका ने मांगा था और भारत ने देना वो तय कर लिया था, और उस समय इसको एक भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती की एक नई ऊंचाई माना गया था, जो कि था भी। लेकिन अनफॉलो करना इस तरह से एक अनयूजुअल एक सी बात है, खासतौर पर तब जब फॉलो करना जो है एक डिप्लोमेटिक उसको एक दर्पण में, एक मिरर में देखा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ ऐसी सफाई आए या ना भी आए कि आखिरकार क्या वजह थी कि फॉलो किया व्हाइट हाउस ने और अब क्यों वापस अनफॉलो कर दिया है। तो एक इसमें एक अर्थ तो इसका निकाला जाएगा। अंजलि जी बिल्कुल, इस चर्चा के लिए शुक्रिया आपका। तो ट्विटर डिप्लोमेसी पर भी नजर है हमारी। आगे बढ़ते हैं, खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किसानों के साथ हुई बदसलूकी की खबर एनडीटीवी पर दिखाए जाने का असर हुआ है। दरअसल 3 दिन पहले श्योपुर के समर्थन मूल्य की खरीद केंद्र पर जमा हुए किसानों के साथ वहां के तहसीलदार ने बदसलूकी की थी और बाद में उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। और हमारे साथ अनुराग द्वारी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जो समर्थन मूल्य जो केंद्र है उन एक तो ये कि उनकी संख्या बढ़ा दी गई है खरीद केंद्र की, और साथ ही अब सभी गेहूं किसानों की जो फसल है वो खरीदी जाएगी। जी बिल्कुल, यही प्रशासन का और सरकार का दावा है। कल हमारी कृषि मंत्री से भी बात हुई थी, कमल पटेल जो नए कृषि मंत्री, और उन्होंने भी यही कहा था कि पहले तो जो 3,500 समर्थन केंद्र पूरे राज्य में थे, इस बार वैसे ही उसकी संख्या बढ़ाकर 4,500 की गई है। और जब एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो श्योपुर में भी खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से बड़ौदा मंडी में लंबी कतार लगी थी, जबकि आपने मुख्यमंत्री को सुना होगा, उन्होंने साफ कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। जब 15 तारीख से गेहूं खरीदी शुरू हुई थी और 6 टोकन पर सोसाइटी दिए जाएंगे हर सोसाइटी में, और एक दिन में सुनिश्चित किया जाएगा कि सुबह 6 यानी शाम 6 यानी 12 किसानों से ज्यादा पर सोसाइटी प्रति सोसाइटी किसी भी खरीदी केंद्र पर ना पहुंचे। लेकिन वहां जब हमने तस्वीर दिखाई, कलेक्टर से बात भी की, शनिवार को ही 4 दिन पहले से लंबी कतार लगी हुई थी। सोमवार को जब ये खबर दिखाने के बाद भी उन्होंने सुनिश्चित किया था कि शाम तक कतार कम हो जाएगी, लेकिन शाम तक ऐसी कोई खबर आई नहीं थी। वहां पर तब भी किसान जमे हुए थे जिनको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले टोकन मिला था। उन्होंने ये भी कहा कि कई किसान ऐसे आ गए हैं जिनके पास टोकन नहीं है, उनको एसएमएस नहीं आया है, फिर भी पहुंच गए, इसलिए भीड़ हुई है। तो ये भी सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि अगर कोई गलत फहमी है तो किसान वापस लौटे, उनकी खरीदी नहीं होगी, ये उनको बताना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ। इसके बाद एक तहसीलदार ने बदसलूकी की जिन पर कार्रवाई हुई है, और खरीदी केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई है ताकि किसानों को अब कोई दिक्कत ना हो। शशांक। बिल्कुल अनुराग, जो तहसीलदार जिस तरीके से जो बदसलूकी का भी इसमें मामला आया, उन पर भी कार्रवाई की गई है इस एनडीटीवी की खबर के बाद? जी, उनको हटा दिया गया है, शिवराज मीणा को, और उनकी जगह भरत नायक वहां पर नए तहसीलदार होंगे। उन पर विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। इसके बारे में और तफसील से जैसे ही वहां के जो स्थानीय प्रशासन है उससे और जानकारी मिलेगी, उस बारे में हम अपने दर्शकों को सूचित कर पाएंगे। लेकिन कम से कम किसानों के लिए अच्छी बात ये हुई है कार्रवाई के अलावा कि खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है, ताकि उनको परिवहन में, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि एक ट्रॉली में अगर सिर्फ किसी के घर में उपज 300 क्विंटल की है तो वो सिर्फ 6 या 7 क्विंटल के लिए एसएमएस आ रहा है। अब पूरी ट्रॉली लेके अगर वो 4 दिनों तक खड़ा रहता है तो डीजल, ट्रॉली का किराया, इसमें जो पैसा उसको मिल रहा है समर्थन मूल्य का 1925 रुपए प्रति क्विंटल, वो तो सारा का सारा इसी में खर्च हो जाएगा अगर 4 दिन वो ट्रैक्टर ट्रॉली को किराए से लेकर कहीं खड़ा रहेगा तो। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो एनडीटीवी की खबर का असर है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ये ज़रूरी है कि आप घर में ही रहें और आपके आसपास की जगह अपने घर के अंदर भी सैनिटाइज करते रहें। अभिनेत्री और एक मां नेहा धूपिया ने एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वच्छ इंडिया की टीम से उस एहतियाती उपायों के बारे में बात की जो हर मां को इस वायरस से अपने बच्चों को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अपनाना चाहिए। नेहा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम सब अपने घरों पे रह रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आपके घर पे एक 17 महीने का बच्चा है, क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि आप उसे प्रोटेक्ट कर सकें? बहुत सारी माएँ हैं, आप खुद एक माँ है, बहुत सारी माएँ हैं जो सुन रही हैं, वो सब इस बात से सहमत रहेंगी कि सीधा जो दिमाग है सीधा अपने बच्चे की तरफ जाता है या अपने माँ बाप की तरफ जाता है, and that's because they're the most precious and they're the most susceptible to something like this. इसलिए बहुत डर लगता है. We're practicing a lot of caution, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मेरे पति हों, चाहे हम एक environment हमने ऐसी create करने की कोशिश की है कि हम बार-बार even if it means making hand wash fun without wasting water, एक छोटी सी हम गेम बना लेते हैं 20 सेकंड के लिए अपने बच्चे के साथ कि उसे भी एहसास हो कि ये जो कुछ हो रहा है जरूरी भी है और उनको मजा भी आ रहा है. Whatever it takes to make sure that you're safe and you're healthy and your family is safe and your family is healthy. ये जो घर से काम करने का कल्चर है, वर्क फ्रॉम होम, हमारे देश में ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से जो ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर है हमारे देश में एक नया कॉन्सेप्ट है, बट ये वक्त है जब अगर आप एक बड़े कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, दिस इज द टाइम टू एक्चुअली प्रूव योरसेल्फ. कल ही मेरी बात हो रही थी किसी दोस्त से, एंड ही वाज लाइक आफ्टर दिस अगर उनको किसी को अपनी कंपनी में रखना है या नहीं रखना है, आई थिंक अ बिग वन 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो होगा कि जब इतनी कठिनाई का समय था तो कौन से ऐसे लोग थे जो अपनी कंपनी के लिए जरूरत से ज्यादा काम कर रहे थे या वक्त दे रहे थे. द पॉइंट इज टू फर्स्ट गेट योरसेल्फ मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू अ गुड जॉब. नेहा, जो रोडीज रेवोल्यूशन है, जो आपके फैंस है, आपके उस शो में आपको देखकर बहुत इंस्पायर होते हैं, कुछ मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? हर एक किस्म के आप लोगों के पास सोशल मीडिया है, अपने तरीके से ये जो मैसेज है आप सबको पता है, चाहे वो स्वस्थ रहने का, चाहे वो घर पे रहने का, चाहे वो हाथ धोने का मैसेज और चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का. दिस इज द टाइम टू कम फॉरवर्ड. इट्स 2020. दिस इज द टाइम यू कैन एक्चुअली हेल्प बीइंग अ पार्ट ऑफ सेविंग द वर्ल्ड एंड चेंजिंग द वर्ल्ड.